Jai Hind and very good morning to each and every one of you. Once again, a very happy new year and a very prosperous new year to each and every one of you. Right? Hope you all are fit, fine, and healthy at home. And after this vacation, you all are being very energized toward your studies. तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप सभी ने बहुत अच्छे से अपनी दिवाली मनाई और ये नया साल आपके लिए और भी नई नई सौगातें लेके आए. आई कैन अंडरस्टैंड दिस ईयर इज़ वेरी मच क्रूशियल फॉर एवरीबडी. ठीक है, इट्स अ वेरी हार्ड. सो और ऊपर से आपका इस साल बोर्ड भी है. राइट, सो फ्यू चेंजेस वेर ऑल्सो देयर डन बाय द गवर्नमेंट. सभी को पता होगा कि कुछ कोर्स आपका 25 to 30% जो है वो आपके फाइनल ईयर कोर्स में से निकाल दिया गया है. और इतना बड़ा जो गैप हमारे स्टडी के बीच में रहा, तो उससे आप विचलित ना हो बिल्कुल भी. राइट, वी आर गोइंग टू प्लान the best way for your board in the subject of SS. So I welcome each and every one of you over here. First of all, I just want to recap that what things we have completed and what we have to complete. राइट, जैसा कि आप सबको पता है कि ये 21 चैप्टर्स आपके हमेशा हर साल 10 स्टैंडर्ड एसएस में देखने को मिलते हैं, लेकिन इस साल थोड़ी सी ज़रा इमेज है वो थोड़ी सी अलग हो गई है. कैसे? क्योंकि जो 30% कोर्स जिसकी मैं बात कर रहा था उसमें से कुछ कोर्स आपका इस साल निकाल दिया गया है. आई होप सभी लोग इससे अच्छे भली भांति इसे जानते होंगे. राइट, सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट ये गुजराती में लिखा हुआ है. आई होप एवरीबडी इज़ एबल टू रीड गुजराती. ठीक है, तो द लेफ़्ट साइड, ठीक है, लेफ़्ट साइड जो आपको देखने को मिल रहा है चैप्टर नंबर 1, 2 वी हैव कंप्लीटेड ऑल्सो. ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपने देख लिए होंगे और ये दोनों चैप्टर इस बार बोर्ड में हैं. ठीक है, दे वेर इंक्लूडेड. राइट, सो द लेफ्ट साइड, लेफ्ट कॉलम विल बी द इंक्लूसिव कॉलम एंड द राइट कॉलम ऑफ माइन विल बी द एक्सक्लूसिव कॉलम. राइट, इट इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कोर्स. तो जनरली अगर एक्सक्लूडेड कोर्स को देखें तो 3, 7, 12, 14, 15, 16 और 21. राइट, आपके टोटल 6 चैप्टर्स हैं. राइट, 6 चैप्टर्स हैं. आई एम सॉरी, 7 चैप्टर्स हैं. ये 7 चैप्टर्स आप लोगों को ओमिशन में कर दिए गए हैं फ्रॉम योर फाइनल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर एग्जाम्स, जिसमें है चैप्टर नंबर 3, 7. ठीक है, चैप्टर नंबर 3, 7, 12, 14, 15, 16 एंड 21. इसमें से कुछ चैप्टर हमने कंप्लीट भी कर दिए थे, तो कोई बात नहीं, नॉट एन इशू. हम लोग बचे हुए जो चैप्टर्स हैं वो भी देख लेंगे. तो जैसा कि आपकी टेक्स्ट बुक में है, राइट, हम लोगों ने जो चैप्टर्स अभी तक कंप्लीट कर दिए हैं. ठीक है, आई जस्ट वांट टू मेक यू मार्क ऑन दैट. चैप्टर नंबर 1, 2 वी हैव कंप्लीटेड एंड आपने इसके वीडियोस भी देख लिए होंगे. इसके अलावा चैप्टर नंबर 3 जो है वो ओमिट है, तो उसके बारे में आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, 4 आपका जो है वो पेंडिंग है. तो कीप इन माइंड दैट चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6, दिस 3 चैप्टर्स आर स्टिल रिमेनिंग फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. राइट, 4, 5, 6 के बाद, ठीक है, चैप्टर नंबर 7 जो है वो ओमिट है. ठीक है, एज यू कैन सी चैप्टर नंबर 7 इज़ ओमिटेड विच इज़ प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज. राइट, उसके बाद चैप्टर नंबर 8 से लेकर, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 तक, मीन्स 8, 9, 10, 11. राइट, ये चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं. ये सारे के सारे चैप्टर्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं. आपको वीडियोस भी मिल गए होंगे एंड होप यू ऑल आर प्रिपेयर्ड विथ. राइट, 8, 9, 10, 11 एंड चैप्टर नंबर 12 इज़ बीइंग ओमिटेड. ठीक है, दिख रहा है आप सभी लोगों को चैप्टर 12 जो है वो ओमिट होने वाला है आपकी फाइनल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. चैप्टर 13 जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दैट ऑल्सो वी हैव कंप्लीटेड. और चैप्टर 14 जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, दैट इज़ ओमिटेड. ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम अप टू चैप्टर नंबर 14, अगर मैं चैप्टर नंबर 14 तक की बात करूँ तो जो टोटल 1 to 14 चैप्टर है इसमें ओमिशन हटा दिया जाए तो हमारे सिर्फ जो चैप्टर रिमेनिंग है दैट इज़ 4, 5 एंड 6. ये सारे के सारे हिस्ट्री के चैप्टर हैं. ठीक है, इजी है, इतना ज़्यादा हार्ड हमको इसमें आने वाला नहीं है. ठीक है, सो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. आफ्टर 14, ठीक है, 14 चैप्टर के बाद अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 14, 15 और 16 ये तीनों तो ओमिट कर दिए गए हैं. यानी कौन कौन से चैप्टर? ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसमें से अपन ने 15, 16 पढ़ लिए थे, लेकिन फिर भी ये ओमिट कर दिए गए. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब जो सिविक्स पार्ट हमारे लिए बच रहा है, ठीक है, आफ्टर 16, क्योंकि 16 तक ही ये लोग ओमिट कर रहे हैं. ठीक है, सो फ्रॉम 16 चैप्टर नंबर 17, 18, 19 एंड 20. ठीक है, ये 4 चैप्टर बच्चों, ये 4 चैप्टर बहुत बड़ा सेगमेंट रहने वाला है हमारे लिए,
ठीक है। तो आप सभी लोगों से मैं कहूँगा कि चैप्टर नंबर 17 से लेकर 20 तक ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, ये सेक्शन हम इस पर्टिकुलर मंथ में देखने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस मंथ में हमारे ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, ताकि अप टू दिसंबर मंथ के लिए हमारे पास ज़्यादा समय है नहीं। अप टू दिसंबर वी हैव टू फिनिश आवर कोर्स, ठीक है। तो बेसिकली हमारे जो चैप्टर्स रिमेनिंग बच रहे हैं दैट इज़ 7 चैप्टर्स, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ से देखूँ, हिस्ट्री से देखूँ, तो हिस्ट्री में हमारे जो 3 चैप्टर्स हैं, राइट, दैट विल बी रिमेनिंग ऑफ। एंड एज यू कैन सी चैप्टर नंबर 4 से है ये, चैप्टर 4 से 5, 6, ठीक है, 7 इज़ ओमिटेड, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो 4, 5, 6 ये 3 चैप्टर आपके हिस्ट्री में रह जाते हैं, और 17 to 20 आपके ये सिविक्स में रहने वाले चैप्टर हैं, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है, सभी लोग इसके बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो बिल्कुल शुरू करते हैं। आज हम सिविक्स की जैसी हम बात करें तो सिविक्स की कुछ शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 17, राइट। चैप्टर नंबर 17 हम शुरू करने जा रहे हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, दैट इज़ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो बच्चों बहुत आसान सा चैप्टर है ये, और ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर है। जनरली इसमें लेंथी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो दिमाग में रखना है। कॉन्सेप्ट वाइज हर चीज़ को समझते चलिए, और कोशिश करिए कि उस कॉन्सेप्ट को आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकें, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का बेस मैं आप लोगों को समझा दूं कि आर्थिक तौर पर, यानी इन द टर्म्स ऑफ मनी, जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई हम मनी की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं। तो इन टर्म्स ऑफ मनी देयर आर फ्यू प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस। अब आप कहेंगे सर प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस हाउ डू डिफर फ्रॉम ईच अदर। प्रॉब्लम्स मतलब हो गया समस्याएं, ठीक है, द हर्डल्स विच यू आर नॉट विच आर नॉट मेकिंग यू टू परफॉर्म योर टास्क, यानी आपका काम करने के लिए कोई बाधा है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है जो आपको बहुत हो रही है, जिसे आप प्रॉब्लम कह सकते हो, ठीक है, समस्या इन शॉर्ट। तो आर्थिक समस्याएं और चुनौतियां मतलब क्या हुआ, चैलेंजेस क्या हुआ कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो कहीं ना कहीं हम क्रिएट ना करें, लेकिन इतनी बड़ी हो जाती है कि उनसे पार पाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बच्चों ये समस्याएं और ये चुनौतियां भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने, यानी इंडियन इकोनॉमी के सामने कौन सी 2 बड़ी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस है, दैट इज़ पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। आप लोगों ने छोटे स्टैंडर्ड में इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा हुआ है, ठीक है। पॉवर्टी हिंदी में कहें तो गरीबी, और अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी, ठीक है। सभी लोग इसको बेसिकली अच्छे से जानते भी होंगे, राइट। सो विल स्टार्ट without wasting much time. As you can see from the first line, Indian economy experienced many serious and complex economic and social problems. मतलब क्या है कि भारत में हमेशा से काफ़ी जटिल यानी सीरियस और कॉम्प्लेक्स यानी काफ़ी डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक और सोशल प्रॉब्लम्स हमेशा से रही है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो देश है वो हाईली पॉपुलेटेड है, ठीक है। उसके अलावा फॉरेन इन्वेडर्स और इतनी सारी चीज़ें इतिहास में भारत ने देखी है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने हमेशा आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर काफ़ी बाधाओं का, काफ़ी समस्याओं का सामना किया है, चाहे वो ग्रोथ की बात हो, पॉपुलेशन की, प्राइस राइज की बात हो, ठीक है। प्राइस राइज यानी महंगाई, कीमतें बढ़ जाएं, ब्लैक मनी, ठीक है, यानी इसमें ब्लैक मनी में आपको ज़्यादा नहीं दिमाग लगाना है, द मनी विच इज़ नॉट लीगल, ठीक है, जो सही तौर पर ना कमाया गया पैसा हो उसे आप ब्लैक मनी कह सकते हैं। अब सही तौर पर मतलब क्या हुआ कि जो भी हम इनकम कमाते हैं, जो भी पैसा हम कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा हमें गवर्नमेंट को एज अ टैक्स प्रोवाइड करना पड़ता है, वो हम नहीं देते, उसे छुपा लेते हैं, तो वो मनी ब्लैक मनी हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दैट मनी विल बी ब्लैक्ड, राइट। इसका मतलब सिर्फ ये है इट इज़ अ इलीगल मनी विच इज़ नॉट लीगल, एंड व्हेन दैट मनी विल बी लीगल, जब अगर वो अपना टैक्स पे कर देता है उस पर, तो वो मनी वाइट मनी हो जाएगी, यानी लीगल मनी हो जाएगी। पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं। गरीबी और बेरोज़गारी ये दोनों सिचुएशंस हैं बच्चों, ठीक है। सिचुएशंस मीन्स क्या हुआ कि ये एक ऐसी स्थिति है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन, ठीक है। आगे बात करेंगे इसके बारे में और डिटेल में। स्टारवेशन क्या होता है कि भाई भूख के मारे या फिर किसी नीड, कोई बेसिक नीड आप सभी लोगों को पता है कि फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग, पता है सभी लोगों को। इसमें फूड जो है उसे हम प्रायोरिटी देते हैं बिकॉज इट इज़ नीड बाय ईच एंड एवरी वन इन ऑन अ डेली बेसिस, ठीक है, हर दिन। और अगर जब खाना व्यक्ति को नहीं मिलता है, भूख उससे वो तड़पता है, तो आप इसे भूखमरी की स्थिति कह सकते हो, दैट इज़ नोन एज स्टारवेशन,
ठीक है, स्टार्वेशन, भुखमरी। इसके अलावा करप्शन, भ्रष्टाचार, आप सभी ने सुना होगा इसके बारे में, हमारे देश में काफ़ी प्रचलित है। इसके अलावा टेररिज्म, ठीक है, आतंकवाद। तो बच्चों ये कुछ समस्याएं हैं, दैट इज़ अ सीरियस एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम विच इज़ फेस्ड बाय आवर कंट्री, ठीक है, मेनी ऑफ द टाइम्स। अलॉन्ग विद दिस देर आर सम और प्रॉब्लम्स विच इज़ अपार्ट फ्रॉम पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, apart from price rise and population increase. So we'll start with poverty first. As you can see on your screen, a large number of people is deprived of satisfying their basic and essential requirements. तो ये बात भी आप सभी मानते हैं कि हमारे विश्व में, देश की नहीं हम पूरे विश्व की बात करते हैं, इस विश्व में एक बहुत बड़ा तबका यानी बहुत सारे लोग ऐसे भी हुए जो शायद अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पाते, दैट इज़ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन और हेल्थ, ठीक है। एजुकेशन और हेल्थ ये दो चीज़ें आफ्टर 19th सेंचुरी थोड़ी सी ऐड ऑन हो गई, क्योंकि जितना ज़रूरी क्लोथिंग, शेल्टर और फूड है उतना ही ज़रूरी एजुकेशन भी है, ठीक है, हेल्थ भी है। आज ये दोनों ही फैक्टर सबसे ज़्यादा बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि हेल्थ को ठीक रखने के लिए ही आप अपनी एजुकेशन से दूर हैं। And just because of that we are taking your online lectures, right? So health and education भी basic needs का हिस्सा है। जितनी ज़रूरी हमें हेल्थ चाहिए उतनी ही ज़रूरी हमें एजुकेशन भी, और उसके साथ साथ फूड, शेल्टर और क्लोथिंग तो आपको पता है। सो बच्चों ये 5 चीज़ें हैं जो पॉवर्टी डिसाइड करती है दैट यू आर पुअर और नॉट, ठीक है। द पर्सन हु इज़ फेसिंग दिस सिचुएशन, ठीक है, जो भी व्यक्ति इस सिचुएशन से जूझ रहा है, स्थिति में ग्रस्त है, इट इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव पॉवर्टी, इट इज़ जनरली कंसिडर्ड एज पुअर इन द सोसाइटी। तो उसे एक गरीब व्यक्ति का तबका मिल जाता है, ठीक है, एक टैग मिल जाता है, क्योंकि वो व्यक्ति अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो सिंपल है डेफिनेशन, आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आप देख रहे हैं, पीपल लिविंग इन पॉवर्टी लाइन, हाउ दिस पीपल जनरली, हाउ पॉवर्टी इज़ resemblance to this people. As you can see the first line, it is a qualitative concept, ठीक है। देखो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसा कि आप देख सकते हो पिक्चर 7.1 में कि एक माँ है जो खाना बना रही है, राइट। उसके पास अगर देखा जाए तो बेसिकली खाने की इतनी सारी चीज़ें भी नहीं दिखाई दे रही, और वो चूल्हे पर जो स्पेशली विलेजेस में आप लोगों को देखा होगा, आपने देखा ही होगा, ठीक है, या फिर रोड्स के ऊपर आपने कभी इधर उधर जाते वक्त देखा होगा कि जो लोग रहते हैं वो कैसे अपना खाना बनाते हैं। तो एक पिक्चर है कि कितनी सादगी से और कितनी कम रिसोर्सेस में, कितने कम संसाधनों में एक महिला जो है वो अपने बच्चों को खाना दे रही है, बना रही है। तो बच्चों इसमें जनरली कौन सी चीज़ें आती है जो हम इंक्लूड करते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा दैट पर्सन इज़ APL और BPL। यहाँ APL मतलब हो गया अबव पॉवर्टी लेवल, या फिर आप उसे कह सकते हो कि जो व्यक्ति पुअर नहीं है, ठीक है। APL याद रखिएगा, A फॉर आंध्र प्रदेश, B फॉर बैंगलोर एंड P फॉर पंजाब, सॉरी L फॉर लखनऊ, वी कैन से अबव पॉवर्टी लेवल, ठीक है। APL एंड BPL बिलो पॉवर्टी लेवल। अब पॉवर्टी लेवल, जैसे हमने पॉवर्टी डिस्कस की, हमने अब हमारी अकॉर्डिंग टू आवर इकोनॉमिक टाइम्स हम लोगों ने वर्ल्ड स्टेज पर एक लाइन बना दी जिसका नाम है पॉवर्टी लाइन। अब वो कैसे डिसाइड की जाएगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उस लाइन से जो लोग, जिनकी इनकम ज़्यादा है वो APL कहला रहे हैं, और जिनकी इनकम कम है वो BPL कहला रहे हैं। हाउ वी कैन बाइफरगेट दिस पीपल्स, तो उसका जवाब आपको यहाँ मिलेगा। द पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू गेट 2 meals इन अ डे, ठीक है, जो 2 वक्त का खाना नहीं जिसे मिलता। इसके अलावा जो जिसके पास ड्वेलिंग नहीं है, ड्वेलिंग मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जिसके पास अपने पर्टिकुलर हाउसेस नहीं, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या हुआ, जैसे खाना नहीं मिल रहा है 2 टाइम का, उसका खुद का घर नहीं है, शैबी और स्लम एरियाज़ रहने में वो मजबूर है, ठीक है। स्लम एरियाज़ आप सभी को पता होगा, झोपड़पट्टियाँ, और शैबी एरियाज़ मीन्स ऐसे इलाके जहाँ पर कोई भी रहना पसंद नहीं करेगा, या फिर जो जगहें किसी के यूज़ में नहीं आती, ऐसे गरीब आपको जनरली वहीं देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इनकी जो इनकम होती है वो काफ़ी कम होती है, इट इज़ डिटरमाइंड, एक्सपेक्टेड इनकम इज़ वेरी मच लेस कंपेयर टू द APL पीपल। इसके अलावा इनका जो लाइफ स्पान है, यानी इनकी जो जीवन रेखा है वो भी कंपैरेटिवली नेशनल एवरेज के बराबर नहीं होती। अब सिंपल सी बात है, अगर वो अच्छे से उनको सारे न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे, उन्हें प्रॉपर बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए वो अगर प्रिकॉशंस नहीं लेंगे,
तो ये ज़ाहिर सी बात है कि आने वाला समय उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और यही हमारे भारत की दुर्दशा है। इसके अलावा ये ज़्यादा लोग पढ़ नहीं पाते, एंड दे यूज़ टू बी इलिटरेट फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ। ठीक है, अपने जीवन भर वो इलिटरेट रहते हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होते पढ़ने के, एजुकेशन लेने के। इसके अलावा इन्हें बहुत सारी बीमारियां एंड वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज़ेस भी हो जाती है बिकॉज लैक ऑफ न्यूट्रिशंस की कमी के कारण भी इन्हें काफ़ी सारी बीमारियां देखने को मिलती है। इसके अलावा चिल्ड्रंस, जो इनके बच्चे होते हैं, they who have been taken up responsibility to look after their family at the age when they are supposed to study, यानी छोटे छोटे बच्चे, उन्हें मजबूरन काम करना पड़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनके फैमिलीज़ में कोई काम करने वाला होता नहीं है। सो जब स्टडीज़ का टाइम, जैसे आपकी एज में ये बच्चे काम पर जाने लगते हैं, ठीक है, कमाने लगते हैं, क्योंकि उनको उनकी फैमिली को टेक केयर ऑफ करना है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा डेथ रेट इज़ वेरी मच हाई ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। डेथ रेट ज़्यादा हो जाता है। और इसके अलावा एफर्ट्स जो हैं गवर्नमेंट के, राइट, टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल लिविंग इन अ बिलो पॉवर्टी लेवल, मतलब वो लोग जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रह रहे हैं, जो गरीबी में जी रहे हैं, उनके लिए सरकार हमेशा कुछ ना कुछ कदम ज़रूर उठाती है। उसमें से यहाँ 3 बातें आपको दे रखी है। पहली वाली, प्लीज़ अंडरलाइन दिस, अंत्योदय फैमिली, ये योजना है, सरकार द्वारा चलाई गई है। क्या है ये योजना? द इनकम ऑफ पीपल लिविंग इन अ बिलो पॉवर्टी लाइन इज़ वेरी लेस इन सिटीज़ वेल एज इन विलेजेस। मतलब सिटीज़ में इतने ज़्यादा लेवल हमें BPL पीपल नहीं मिलेंगे कंपेयर टू विलेजेस में थोड़े ज़्यादा मिलेंगे। सच फैमिलीज़ आर कॉल्ड अंत्योदय फैमिली और फैमिलीज़ लिविंग इन अ बिलो पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो याद रखिएगा, एग्ज़ाम में 1-2 बार मैंने क्वेश्चन पेपर में देखा है, तो 2012 और 2014 के पेपर में अंत्योदय फैमिली के बारे में पूछा गया है। तो आपको डरना नहीं है। अंत्योदय फैमिली मतलब अ पुअर फैमिली हु इज़ लिविंग अंडर द पॉवर्टी लाइन, यानी जो BPL लाइन है उसके नीचे रहने वाली फैमिली को अंत्योदय फैमिली कहा जाता है। और यही अंत्योदय फैमिली के लिए सारी जो गवर्नमेंट की जितनी भी वो निकलती है, फैसिलिटीज़ निकलती है, वो इनको डायरेक्टली पहुंचती है। इसके अलावा आफ्टर फाइंडिंग सच फैमिलीज़, ठीक है, सबसे पहले इन फैमिली को ढूंढा जाता है, और उसके बाद गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सबको पता है PDS, ठीक है, फेयर प्राइस शॉप्स, ताकि राशन कार्ड पे इन्हें सस्ते जो होता है खाने पीने की चीज़ें और जो बेसिक नीड्स की जो चीज़ें हैं वो इन्हें थोड़ा कम दामों पर मिल जाती है, जैसे राइस, व्हीट, शुगर, ऑयल, सॉल्ट, केरोसिन। ठीक है, तो जिससे क्या हो, इनकी जो जीवन है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, वो और भी बेहतर हो सके। इसके अलावा लास्ट पॉइंट बोलता है कि इट हैज़ ट्राइड टू रेज देयर लिविंग स्टैंडर्ड, यानी उनके जीवन शैली को बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया जाता है भारत सरकार द्वारा और विश्व सराउंडेड कंपनी WHO, विच वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भी, क्योंकि फॉर कैलकुलेटिंग द पॉवर्टी लाइन। अब आ रहे हैं हम टॉपिक पर, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि पॉवर्टी लाइन कौन कंसीडर करता है और कैसे डिसाइड की जाती है। तो ये कहीं ना कहीं कंट्रोल जो है ये WHO के हाथ में है, क्योंकि WHO फॉर कैलकुलेटिंग पॉवर्टी लाइन सर्टेन फैक्टर आर कंसीडर्ड। अब जिसमें फूड है, क्लोथिंग है, अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन मीन्स हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, सैनिटाइजेशन फैसिलिटी। ठीक है, सैनिटाइजेशन फैसिलिटी मतलब क्या है कि प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए वहाँ, राइट। ये वो वाला सैनिटाइज़र नहीं है कि आपने हाथ धोए और हाथ में लगा लिया, फिर भी आप सैनिटाइज़र का यूज़ कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। यहाँ सैनिटाइजेशन का मतलब क्या है कि भाई प्रॉपर लाइटिंग भी ज़रूरी है उस घर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा इंटेक्स ऑफ कैलोरीज़, कि वो कितनी कैलोरीज़ लेते हैं, कैलोरीज़ मतलब कितना खाना खाते हैं, उनको कितनी एनर्जी मिलती है। तो ये सारी चीज़ को हम कंबाइन करके जब इसका एवरेज निकालते हैं, ठीक है, यानी कितना पानी चाहिए, कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, एक पर्टिकुलर पर्सन को कितना फूड चाहिए, क्या क्लॉथिंग बेसिक है, कितना अकोमोडेशन चाहिए एवरेजली, कितना एजुकेशन चाहिए एवरेजली, तो इन सब चीज़ों को जब हम मिलाकर एवरेज निकालते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सच फैक्टर, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ फिक्स्ड इज नोन एज पॉवर्टी लाइन। ठीक है, तो इन सब का एवरेज ही कहीं ना कहीं पॉवर्टी लाइन कहलाता है। बच्चों प्लीज़ अंडरलाइन कर लेना इसको और याद रखना कि पॉवर्टी लाइन कैसे निकाली जाती है, कौन निकालता है और इसकी प्रोसेस क्या होती है, राइट। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, लोकेशन एंड सर्कमस्टांसेस। तो ये बहुत ही जाहिर सी बात है कि पॉवर्टी लाइन जो है वो एक जैसी नहीं रहती, बदलती रहती है, चेंज होती रहती है समय आने पर। ठीक है, तो देखते हैं कि पॉवर्टी लाइन को हम स्पेशली पॉवर्टी की बात करें तो उसे हम कैसे मेजर करते हैं।
तो बच्चों एट द बॉटम ऑफ योर पेज नंबर 133 यू कैन फाइंड अ टॉपिक रिटन ओवर देयर मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी. देयर आर टू वेज, ठीक है, टू डिसाइड द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी लाइन और नॉट. नंबर 1, पहला तरीका क्या है कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेंडिचर बिहाइंड द वेरियस कमोडिटी और सर्विस बाय अ फैमिली, यानी एक फैमिली कितना खर्च करती है. तो यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी, खर्च पर, यानी जो फैमिली जितना खर्च करेगी उसके आधार पे हम ये पता कर रहे हैं कि भाई वो पुअर है कि नहीं. अब जाहिर सी बात है, अगर पुअर है तो वो ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे तो वो BPL कहलाएंगे, यानी बिलो पॉवर्टी लेवल. ठीक है, और अगर ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, ज़्यादा मीन्स कि वो फूड खरीद रहे हैं, क्लोथिंग खरीद रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो वो BPL नहीं है, वो APL है, अबव पॉवर्टी लेवल. वहीं दूसरा जो तरीका है, पहला तरीका समझ में आ गया सबको, एक्सपेंडिचर मेथड, यानी उनके एक्सपेंसेस के आधार पे हम ये पता लगाएं कि वो पुअर है या नहीं. सेकेंडली, ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इनकम ऑफ द फैमिली, आप टोटल इनकम के आधार पे भी निकाल सकते हो, या तो इनकम के आधार पे निकालो या तो एक्सपेंडिचर के आधार पे निकालो. ठीक है, बात तो एक ही है, क्योंकि जितनी इनकम होगी उतना ही एक्सपेंस करोगे आप, उससे ज़्यादा तो आप कर नहीं सकते. तो या तो आप टोटल इनकम के आधार पे निकाल लो कि भाई पुअर है या नहीं, या फिर एक्सपेंडिचर के आधार पे निकाल लो कि वेदर ही इज़ पुअर और नॉट. ठीक है बच्चों, ओके, आई होप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा. ठीक है, इंट्रोडक्शन था आज के चैप्टर का. चैप्टर नंबर 17 हमने देखा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट. आई होप सबको पॉवर्टी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है और कैसे हमारी स्टडीज़ रहने वाली है वो भी आपको पता चल गया है. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, कल ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, हम लोग आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के. ठीक है, पेज नंबर 134 से स्टार्ट करेंगे. टिल देन होमवर्क जैसा कुछ नहीं है, लेकिन एक छोटी सी एक्टिविटी आप लोगों को ज़रूर देना चाहूँगा कि नेक्स्ट क्लास में अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेकर आएँ. अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेशन, इसके टाइप्स और इससे कैसे अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में परफॉर्म होती है, तो आपको बेटर वे में इस कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी होगी. ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में. अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और एक्टिविटी ज़रूर कर लेना. ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में. टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद.